नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में बनने वाले नए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में। ये होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है बिहार के लिए, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं बिहार से रिलेटेड, और साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉपिक हमारा कहता है कि न्यूज में भी था ये आर्टिकल, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टू बी डेवलप्ड इन बिहार गया में बनने वाला है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि नया जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कहाँ पे बनने वाला है, इट इज इन बिहार गया। अब यहाँ पर क्यों चूज किया गया, इसके बारे में हम पूरा ये वीडियो जो है इसी के बारे में है कि ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है ये गया। यहाँ पर दो चीजें, दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए। इन ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर मेंशन आता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बनाने के लिए। ठीक है, नाम क्या है इनके, यू कैन सी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NICDC, हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम। और उसके बाद सेकेंड वाला है बिहार से रिलेटेड, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाडा। तो इनका इन्वॉल्वमेंट है और इस तरीके का एक इमेज आप देख पा रहे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसा एक एरिया बन जाएगा जहां पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होगा। ठीक है, जो सेकेंडरी एक सेक्टर होता है वो उस पर काम होने वाला है बिहार में ही बनने वाला है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और डीप में जानते हैं। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने अभी मेंशन किए थे, उन्होंने किए हैं दो एग्रीमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए आपको कि विच टू टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर। तो दो एग्रीमेंट है। पहला है हमारा SSA, जिसका नाम है स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट। बिहार स्टेट का सपोर्ट कैसे मिलने वाला है उसके लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य सहायता समझौता। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बिहार स्टेट के साथ में एक समझौता किया हुआ है कि आपको रियायत के लिए समझौता किया हुआ है कि इस परियोजना के लिए समर्थन मिलेगा, उन्हें बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ सहायता भी प्रोवाइड की जाएगी। अल्टीमेटली किसका विकास होने वाला है, बिहार स्टेट का विकास होने वाला है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए और एक तरीके से ये एग्रीमेंट के तौर पर भी होना चाहिए। तो इसी वजह से स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSA भी किया है इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बिहार स्टेट के साथ में। नेक्स्ट एक एग्रीमेंट हुआ है वो है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, शेयर धारकों के लिए का जो समझौता होता है वो भी किसी कंपनी के शेयर धारकों के बीच, मतलब कंपनी के साथ जो शेयर होल्डर्स होंगे वहां पर उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे कि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो बचे रहें। ऐसा ना हो कि कोई लॉस में चला जाए या फिर किसी का ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये एक व्यवसायी और उसके शेयर धारकों दोनों के लिए एक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक एग्रीमेंट होता है। तो दो एग्रीमेंट्स हो गए, यहाँ पर बात करी गई है SHA की और SSA की, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। तो ये दोनों इनके मेंशन किए गए हैं न्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, इस वजह से मैंने इनको डिस्कस किया। अब जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो बनने वाला है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 39 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। इसकी लोकेशन क्या है, पहले इसकी लोकेशन है 39 किलोमीटर साउथ ऑफ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से लोग हैं वो टूरिज्म के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। तो पर्यटन को कैसे हम इंडस्ट्रियल पार्ट से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्रॉस करके बिहार का विकास करें, इसके लिए ये सिचुएशन जो है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके भी बहुत बड़े मायने हैं। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ से अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ में एयरपोर्ट भी है तो वो क्या हो पाएगा, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो पाएगा ना, सामान कहीं अन्य देशों में जा पाएगा। एरिया कितना है इसका, 1670 एकड़ इसका एरिया है। इतने एकड़ एरिया में ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वो बनने वाला है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, इट इज 1339 करोड़, 1339 करोड़। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बनाने के लिए। अब देखिए इसका यूज होगा कहाँ पे, मैं अभी इसके आगे आपको मेंशन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो सब कुछ बनाने में 1339 करोड़ इज वेरी लेस। हम कह सकते हैं कि ये भी कम अमाउंट है। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करता है तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे के ही जाएगा बिहार स्टेट को। ठीक है, प्रोजेक्ट ये इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कितना है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है।
प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है इंटीग्रेटेड वाला, वो बनाया जाएगा उस तरीके से। अब क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, जैसे वहाँ पर कुछ प्लांट्स बनवाने हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनवाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है। लोकेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स होनी चाहिए वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स होते हैं किसी इंडस्ट्री को लोकेशन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, अगर वो बेटर तरीके से इंडस्ट्री हमें वहां पे सेटअप करनी है तो उसमें लगने वाला है प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, लग गया, उसके बाद में क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं अदर कंपनीज के, अदर इंडस्ट्रीज के, कि हाँ अब हमें यहाँ पर, क्योंकि ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं, तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो कितना है यहाँ पर, 16,524 करोड़। इतना यहाँ पर, इतना लगा के अगर इतना इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमारा रहता है तो ये बड़ा एक अच्छा प्रॉफिटेबल ये फैक्टर होगा बिहार स्टेट के लिए भी। ये बात हो गई हमारे इसके फीचर्स के बारे में। तो कुछ और फीचर्स जान लेते हैं। कुछ इसके फीचर्स जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो इनको बनाने में जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्ली देखा जाए तो इनको बनाने में जाएगी। क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, सामान्य प्रवाह उपचार तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। अगर वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज लगती हैं जहाँ से वाटर जो है वो उनके आउटपुट के तौर पर निकल रहा होता है, गंदा पानी अगर निकल रहा होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वी कैन से कि अगर वहाँ पर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, राइट, कोई और भी इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है, तो वो जो केमिकल्स निकल रहे हैं उनको ट्रीट करके ही निकाला जाए, जिससे कि वहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी अगर कोई है पास में, कोई नदी अगर जा रही है उसमें अगर पानी मिल जाता है तो वो गंदा ना हो पाए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, उपचार एक प्लांट वहाँ पे संयंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। डेफिनेटली लोग होंगे तो फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, गंदा पानी है ना, नाले के थ्रू, ये सब चीज़ें क्या होंगी, प्रॉपर्ली एक सिस्टम होना चाहिए और इनका ट्रीटमेंट भी होके वो पानी जो है वो निकलना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट सेम चीज़ है, एक होता है सीवेज वाला, एक होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब जो पानी यूज़ किया गया है, क्या वो अगेन यूज़ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कब किया जाएगा, जब उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेटर तरीके से काम कर पाएगा, जल प्रशोधन जो संयंत्र है वो प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है। तीन चीजें ये हो गई। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी जरूरी है। इंडस्ट्रीज से जो अपशिष्ट निकलता है, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो भी बड़ी मात्रा में निकलता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और ट्रीटमेंट करके अगर उसको हम टॉक्सिक कोई चीज़ें होती हैं तो वो ज़मीन में ना मिल पाए, भूमि में ना मिल पाए, ना लैंड में ना मिल पाए, जैसे कि पोल्यूशन ना हो। अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पर, ये इस तरीके से हमें इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी है और साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रभावित नहीं करना है। और क्या बनेगा वहाँ पर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। अगर कोई तूफान आता है ना, तो उसके लिए पानी निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी भरे ना वहाँ पर। आपने देखा है बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो फ्लड्स अगर आती हैं तो फ्लड्स का कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर, जिससे कि उनका प्रोडक्शन रुक ना पाए, है ना, प्रोडक्शन जो है वो हाल्ट ना हो पाए और उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट इज ग्रीन लैंडस्केपिंग टू इंश्योर एनवायरमेंटल कंप्लाइंस। मतलब पर्यावरण अनुपालन करना और जितने भी ग्रीनरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पेड़ पौधे लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, वृक्षारोपण करना, तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। बिकॉज यहाँ से क्या होगा, पोल्यूशन डेफिनेटली होगा, है ना। यहाँ से अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, पोटेंशियल है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या लगना चाहिए, हमेशा ग्रीन लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए बैलेंस करने के लिए। कार्बन उत्सर्जन जितना भी हो रहा है तो वो कार्बन अवशोषण भी वहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स हैं इस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के, जो कि लगने वाला है गया में। ये हो गई फीचर्स की बात। अब आते हैं इसमें आगे, जानते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है गया वाला, इट विल बी ए पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, AKIC, ठीक है। किसका पार्ट होगा, अमृतसर और साथ साथ कोलकाता, वहां से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना हुआ है उसका पार्ट रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका जरा याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट AKIC का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक वो है विजन है, यह परियोजना विकास भी और विरासत भी दृष्टिकोण के अनुरूप काम करने वाली है। विकास भी मतलब, क्योंकि विकास करने के लिए ही ये इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है वो लगाया जाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, अन्य स्टेट्स में जो कि लगाते हैं वहाँ पर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, है ना, वाटर की होती है, बिजली की होती है और ट्रांसपोर्ट की होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, तो क्यों ना यहाँ पर लगाया जाए इसके साथ भी। साथ साथ यहाँ पर विरासत का क्या मतलब है, गया आप जानते हो कि एक टूरिज्म हब है ना। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज से लोग भी आते हैं, बाहर के देशों से भी लोग आते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पर पर्यटन करने के लिए। किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए लोग आते हैं और साथ साथ बौद्ध धर्म है ना, उससे भी जुड़े हुए लोग आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, विरासत की के दृष्टिकोण से भी इसको
इंक्लूड किया गया है, इस जगह को इंक्लूड किया गया है इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ये होगा क्या, यहाँ पे देखो इससे होगा क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी डेफिनेटली। हमने देखा अभी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है वो 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। इन्हांसिंग द कल्चरल लेगेसी ऑफ गया, ठीक है, गया की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बढ़ पाएगी। हमें करना क्या है, हमें नहीं मतलब कि गवर्नमेंट को करना है ये काम, तो कि जितना जल्दी ये चीज़ हो पाए, जितना जल्दी ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप हो पाएगा उतना जल्दी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिंक्ड रहती हैं। पहली चीज़ होती है यहाँ पर कि वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ करना उस रीजन की, उस क्षेत्र की, उस एरिया की, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली उस स्टेट की भी, बिहार की भी। तो सबसे पहला मेजर फैक्टर तो यही है। अब होगा क्या, इस चीज़ को अगर प्रमोट किया जाता है तो क्या होगा, लोग भी आएंगे बाहर से, अन्य अन्य देशों से लोग आते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के लिए लोग आते हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए आते हैं। बाद में क्या होगा उस टाइम पे कि यहाँ से अगर चीज़ें एक्सपोर्ट भी होंगी तो इसका एक नाम प्रॉपर होगा। अभी क्या होता है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है, जैसे कि आपको आंध्र प्रदेश में मिलते हैं बहुत सारे ना, महाराष्ट्र में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, वहीं पर आपको इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हैं वो प्रॉपरली मिलते हैं। यूपी में भी आपको मिलते हैं, बट वहाँ पर एयरपोर्ट्स भी अवेलेबल है। अगर गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको कि एक पिलग्रिमेज साइट और एक हेरिटेज टूरिज्म के लिए ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से जो विजन है इसका इन्हीं पर काम करने वाला है, विकास भी और विरासत भी, राइट। कुछ और फीचर भी हैं गया के, वो देख लेते हैं क्या है। देखो ये 10 किलोमीटर दूर पड़ता है NH19 से, नेशनल हाईवे 19 से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आता है वो नेशनल हाईवे 19 वाला पार्ट। नेशनल हाईवे 22 आता है, वो है 2 किलोमीटर दूर सिर्फ। तो ये प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है कि गया की प्रॉक्सिमिटी ऐसी जो फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं, उनसे कितना पास में है, नेशनल हाईवेज के पास में है। गया जंक्शन 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर इज वेरी लेस अगर देखा जाए तो, अगर आना है तो गया जंक्शन। साथ में आता है पहाड़पुर रेलवे स्टेशन, एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है पहाड़पुर रेलवे स्टेशन, एंड दैट इज रेलवे स्टेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, EDFC लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। यहाँ से क्या होगा, ट्रेन से जितना भी मटेरियल है ना, सामान जो होता है वो पास होगा, जो मालगाड़ी होती है वो यहाँ से पास होगी। प्रॉपर एक डेडिकेटेड रेलवे लाइंस वहाँ पे बिछाई जा रही हैं। तो एक ये यहाँ पर पास में ही है, 45 किलोमीटर्स की दूरी पर आपको मिलने वाला है, ठीक है, गया के पास में। तो ये प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू है कि भाई गया क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस वजह से इसको चूज भी किया गया है। अब बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में कि कुछ इसके भविष्य के कुछ पहलू हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अगर बिहार में गया में एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगने वाला है तो वहां पर आर्थिक विकास होगा, उस क्षेत्र का होगा, उस एरिया का होगा, उस जिले का होगा, साथ में अल्टीमेटली इस बिहार स्टेट का भी होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 जॉब्स। अब वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर लग रहा है तो आसपास के क्षेत्रों में के जो भी लोग होंगे, अगर वो स्किल्ड हैं, डेफिनेटली स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं। स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार जो है वो भी काम कर रही है। तो अगर स्किल्ड रहते हैं तो जॉब्स भी प्रॉपर्ली उन्हें उसी स्टेट में मिल पाएगी, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कितना है, लगभग 1,09,000 नौकरियां भी पैदा होने वाली है, पैदा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लोकल जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा। अगर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर रहता है तो आसपास बहुत सारे एरियाज में जो शॉप्स होती हैं वो खुल सकती हैं, क्लस्टर्स हो सकते हैं। क्लस्टर के साथ साथ उनमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं वो भी वहाँ पे लग सकते हैं, एक सप्लाई चेन सिस्टम बन सकता है। तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस क्लस्टर के साथ में जुड़े हुए हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर लग पाएंगे डेफिनेटली। कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर्स लग सकते हैं इसी क्लस्टर में आने की संभावना रहती है। पहला है यहाँ पे भवन निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए आपको पता होगा पूरा जो एरिया है, गया वाला जो रीजन है किस में आता है, ये हमें पता है कि ये साउथ बिहार में आता है। और साउथ बिहार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पास में ही आपको विंध्यान रॉक सिस्टम वाले 2 एरियाज मिलते हैं, 2 जिले मिलते हैं, जैसे कि कैमूर है और रोहतास मिलते हैं। साथ में आपको साउथ बिहार में ऐसे भी जिले मिलते हैं जो कि धारवाड़ रॉक सिस्टम वाले पार्ट मिलते हैं। इट मीन्स वहाँ से आपको मिनरल्स भी प्रॉपरली मिल पाएंगे, ठीक है। खनिज जो है वो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए वो मिल पाएगा उस जगह पे। तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एग्री फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी लग सकती हैं। बिहार में आपको पता है कि जो मखाना इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश करती है। मखाना इंडस्ट्री है, साथ साथ मशरूम इंडस्ट्री है, राइट, और केला उगता है, मैंगोज होते हैं। तो इन्हें अगर हम
फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज लगती हैं, अगर इनकी शेल्फ लाइफ अगर बढ़ानी है तो शेल्फ लाइफ अगर बढ़ा के कुछ कोल्ड स्टोरेज लगाने हैं तो वो वहाँ पे लग सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज लगती हैं, जैसे कि टमाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहाँ पर जो टोमेटो सॉस के इंडस्ट्रीज मान लीजिए लग जाती हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आलू हो रहा है, पटना का आलू काफ़ी फेमस है, तो वो अगर लग रहा है तो उसके बाद में चिप्स की इंडस्ट्री लग गई, तो एक सप्लाई चेन प्रॉपर बन पाएगी, उसको उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ पाएगी, किसानों को फायदा होगा, किसान अपना रॉ मटेरियल लाके वहाँ पे सेल कर पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं एग्री फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज लेदर गुड्स। लेदर गुड्स जो कि चमड़े का जो व्यापार होता है, अब ये भी बने जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं लेदर गुड्स। नेक्स्ट इज रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कि कुछ कपड़े हैं, है ना, अगर लोकल एरियाज वाले हैं तो फिर वो उनको एक्सपोर्ट करके या फिर वी कैन से अदर स्टेट्स में भी वो जा सकते हैं अगर ये एयर ट्रैवल का यूज़ किया जाए तो। फर्नीचर है, साथ साथ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा और हस्तशिल्प हो गया, इंजीनियरिंग एंड निर्माण, अगर फैब्रिकेशन करना है, इंजीनियरिंग करना है तो ये हैवी मटेरियल वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है और वी कैन से जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की इंडस्ट्री होती है, पीसीबीज की इंडस्ट्री होती है, तो वो भी लग सकती है उस जगह पे। तो ये सारी चीज़ें एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी हैव सीन कि जो फ्यूचर पोटेंशियल है यहाँ पर वो कितना था, 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमने देखा। ये जो साइट्स हैं न्यूज़ में भी ये चीज़, ये जो फैक्टर है वो आया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्रीज लग सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि गया की जो प्रॉक्सिमिटी है वो भी बहुत अच्छी है, नेशनल हाईवेज के साथ में है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पास में पड़ता है। एक ईडीएफसी जो है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, वो भी 45 किलोमीटर्स के पास में स्टेशन बन रहा है। तो सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो क्यों फ़ायदा नहीं होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं वो भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि फ्यूचर में आने वाली हैं, आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसा हो सकता है कि दिस रीजन विल गिव जॉब्स टू पीपल ऑल्सो। ठीक है, अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, बिहार में ही उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी, स्किल्ड पर्सन। तो ये बात होगी आज के हमारे इस टॉपिक की। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, आंसर देना है आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अंडर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर लाई इन बिहार। बिहार में कौन सी इसमें लाई करती है? ये गंज ख्वाजा है, सोननगर है, गोमा है और साथ में अंडाल। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में स्थित है, आपको बताना है। इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये बात हो गई हमारे टॉपिक की और क्वेश्चन की। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी is abhishek.singh@studyIQ.com। यू कैन स्कैन दिस QR कोड ऑल्सो। आप यहाँ से भी इस चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और इस वीडियो को का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे फाउंडेशन सिग्नल बैच की। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की, और बेसिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो लाया है स्टडी IQ पीसीएस आप सभी लोगों के लिए फाउंडेशन सिंगल बैच 9। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सारे फीचर्स जो हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए हम प्रोवाइड भी करेंगे। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मेंटरशिप भी है, डेली आंसर राइटिंग मेंस की प्रैक्टिस के लिए भी मिल पाएगी आपको, साथ में कंटेंट भी मिलेगा, क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिलने वाला है। बस ये है कि आपका डेडिकेशन अपनी तरफ से चाहिए और हमारा तो आपकी तरफ रहेगा ही रहेगा। तो कैसे परचेज करना है, जाना है स्टडी IQ पीसीएस की वेबसाइट पर, आपको वहाँ से इसको पेमेंट करना होगा। बस ध्यान रखिएगा, AKS लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे, 12,499 आपको पे करना होगा। एडमिशन क्लोजिंग जो है वो है 20 नवंबर को, इससे पहले आप कर लेंगे तो फिर क्लासेस भी आप टाइमली ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।